So we will start with a very quick revision of basic definitions related to SHM. If you remember last lecture में हमने SHM से related basic definitions देखे थे. For example, we started with what is amplitude. So in simple harmonic motion, the maximum displacement of a particle from its mean position is known as amplitude. So for example, suppose particle is at mean position and the particle is performing simple harmonic motion. तो इसका मीन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा that is say up to point D, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट डिनोटेड बाय कैपिटल A. So in simple harmonic motion, the maximum displacement of a particle measured from its mean position is called as amplitude. To the right side ये होता है positive edge, to the left side ये होता है negative edge. इसके बाद हमने देखा था what is the meaning of oscillation. So in simple harmonic motion, the particle performs the same set of movement again and again. It starts from one point, it goes to opposite point and comes back to the same point, and again goes to the opposite point, comes back to the same point. So in simple harmonic motion, particle performs same set of movement again and again. One such set is called as one oscillation. इसके बाद हमने देखा था what is time period of oscillation, time period of SHM. So in simple harmonic motion, the time taken by the particle to complete one oscillation is called as time period. हमने time period के इक्वेशन डिराइव किए थे. पहला इक्वेशन था 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाय एन, तो 2 पाई अपॉन रूट ऑफ के बाय एन, और यही हमको फर्दर सिंप्लीफाई करके मिलता है 2 पाई अपॉन रूट ऑफ के बाय एक्स. तो टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके तीन फॉर्मूला है. 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अपॉन रूट ऑफ के बाय एन एंड 2 पाई अपॉन रूट ऑफ के बाय एक्स. These are important formulas क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. You will see you have to know all these formulas to solve numericals. इसके बाद हमने देखा था what is frequency of SHM. फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल n से. फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि पर मिनट टाइम में, पर सेकंड में पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल पर मिनट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. And frequency is reciprocal of time period. So 1 upon time period होता है 2 pi upon root of k by n. Denominator का denominator जाएगा numerator में. That is why you will get 1 upon 2 pi multiplied by root of k by n. Or you will get frequency as 1 upon 2 pi under root of k by x. Correct? तो ये frequency के भी हमारे पास फॉर्मूलाज है. ऑफ कोर्स टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 पाई और ऊपर यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई. राइट. तो फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी ऑसिलेशन डज अ पार्टिकल परफॉर्म पर यूनिट टाइम. इट इज गिवन बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो इससे भी 3-4 फॉर्मूला बनते हैं. 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ के बाय एन, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ ए बाय एक्स, या फिर ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में कवर किया था. एक लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन इज फेज ऑफ SHM. तो फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब इट गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑसिलेशन. तो फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन गिव्स स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये होता है कि ये जो पैरामीटर है फेज, इट गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन. मतलब ये क्या क्या बताएगा. नंबर 1, ये आपको बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्योंकि इफ यू रिमेंबर SHM में पार्टिकल गोज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट आल्सो गोज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो फेज हमको सबसे पहले बताता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है. नंबर 2 आपको ये बताता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. What is the value of x? What is the value of displacement from mean position? Number 3, it tells you
कि पार्टिकल का कौन से नंबर का ऑसिलेशन है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल का अगर पहला ही ऑसिलेशन है, पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है, तो पार्टिकल का मीन पे होना मतलब दो मतलब होते हैं इसके। एक तो अभी मोशन स्टार्ट करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, टू द राइट। लेकिन मीन से स्टार्ट किया तो वन ऑसिलेशन मतलब क्या, इट विल गो टू डी, इट विल कम बैक टू ओ एंड अगेन गो टू सी एंड टू ओ, राइट। तो सिर्फ पोजीशन बताने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, particle will first go to the right extreme then come back, and when going to C वो वापस से कहाँ आता है, mean, right। तो phase of SHM gives you complete information, तो phase of SHM ये आपको complete information देता है about oscillation। तो क्या क्या बताता है, direction of motion, then magnitude of displacement and third number of oscillation। तो phase of SHM gives phase of simple harmonic motion SHM gives state of oscillation, gives state of oscillation। Then it describes or it specifies or it tells the direction of motion, it tells the direction of motion, magnitude of displacement, and its number of oscillation, We will see how come phase can tell you what is number of oscillation। अभी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले phase मतलब क्या है, मैथमेटिकली क्या है वो। तो if you know, for a particle performing SHM, displacement is given by, so for a particle performing linear simple harmonic motion, performing linear लिखने का हूँ मैं, लेकिन linear motion है, performing linear simple harmonic motion, displacement is given by, displacement is x equal to a sin of omega t plus phi। इसमें जो ओमेगा टी प्लस फाइव है इसको बोलते हैं फेज। Here ओमेगा टी प्लस फाइव इज नोन एज फेज। और अगर कोई याद होगा सिर्फ फाइव को बोला था फेज एंगल, हमने डिनोट किया था उसको अल्फा से और बोला था फेज एंगल, और पूरे पूरे एंगल को बोलते हैं फेज, इज नोन एज फेज। और एक काम करेंगे, ये जो फेज है इसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। तो लेट ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू थीटा और इसको बोलेंगे फेज। यहाँ तक क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट गिव्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में जो इतना पार्ट है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में जो ओमेगा टी प्लस फाइव है, इट गिव्स यू फेज। तो इसको क्या बोलते हो, फेज। दिस इज कॉल्ड एज फेज ऑफ ऑसिलेशन। तो लेट अस से ये जो फेज है इसको डिनोट करते हैं थीटा से। क्यों ऐसे मत करो डिनोट, डजंट रियली मैटर, जस्ट दो टर्म को, एंगल प्लस एंगल इज अनदर एंगल, तो दैट इज व्हाई दो एंगल को ऐड करके एक नया नोटेशन दे दिया, वन मोर एंगल। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे बताता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे बताता है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे बताता है, उसके लिए हम एग्जांपल्स लेंगे, वी विल टेक सम एग्जांपल्स। तो सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट सी एंड डी अबाउट मीन पोजीशन 2। इमेजिन पार्टिकल मीन पे है, तो केस नंबर 1, इफ पार्टिकल इज एट मीन, तो उस केस में हम फेज को लेते हैं हम लोग जीरो। तो फेज जीरो मतलब पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड पार्टिकल विल स्टार्ट इट्स मोशन नाउ। अब मोशन स्टार्ट होगा, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ,
तो फेज जीरो का मतलब क्या? फेज जीरो का मतलब होता है द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। पता लग गया डिस्प्लेसमेंट जीरो क्योंकि इट इज एट मीन पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन, मतलब अभी तक ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होगा। करेक्ट। तो एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन मिल गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एंड नाउ इफ यू रिमेंबर, जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो जाता है राइट मीन। तो थीटा इक्वल टू जीरो, फेज इक्वल टू जीरो मीन the particle is at mean position at the beginning of its first oscillation and now it will move towards right. So तीनों information मिल गए। Yes. So you know what is the magnitude of displacement? Zero, because the particle is at mean position. You know where it will go? To the right. You know it is at the beginning of first oscillation. So if theta equal to zero, then the particle is at mean position, that is x equal to 0 at the beginning of first oscillation, at the beginning of first oscillation, and now it will move towards right, it will move towards right. Clear? Out. So theta equal to 0 मतलब mean at the beginning of first oscillation and the particles will move towards right. अब theta equal to 0 याद रखना, theta equal to pi by 2 मतलब यहाँ पे वापस pi by 2 मतलब वापस mean पे pi by 2 plus pi by 2 pi और pi by 2 तो 3 pi by 2 और वापस pi by 2 तो 4 pi by 2 मतलब 2 pi। तो 2 pi पे वापस पार्टिकल कहाँ पे है? एक्स मीन पोजीशन पे, राइट। बट नाउ रिमेंबर एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई means the particle is again at its mean position at the beginning of second oscillation and it will move towards right. याद रखना। तो what have you learned? हम बाद में सीखेंगे, we will see मीन से एक्सट्रीम में जाने में कितना एंगल छोड़ होता है पाई बाई 2, वापस मीन पे आने में और पाई बाई 2, तो दो बार पाई बाई 2, यहाँ पे आने में और पाई बाई 2, 3 टाइम्स पाई बाई 2 एंड हियर 4 टाइम्स पाई बाई 2। तो सिमिलरली थीटा इक्वल टू 2 पाई, पहले कितना था 0, अभी कितना है 2 पाई, मतलब कितना ऐड किया 2 पाई। So theta equal to 2 pi implies particle कहाँ पे है? is again at mean position, right? At the beginning of second oscillation. And will move towards right. So what have you learned? कि 0 से 2 पाई के बीच में अगर एंगल हो तो पार्टिकल इज ओनली इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन। अब सपोज ऑरेंज राउंड कंप्लीट हुआ तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो 2 पाई और 2 पाई 4 पाई, राइट। तो अगर थीटा की वैल्यू 4 पाई हुई तो पहले कितना थीटा 0 था, मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन मीन पोजीशन, फिर क्या था थीटा 0 प्लस 2 पाई मतलब 2 पाई, सेकंड ऑसिलेशन मीन पोजीशन, फिर थीटा कितना है 0 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब कितना 4 पाई, तो अगेन मीन पोजीशन थर्ड ऑसिलेशन, राइट। थीटा इक्वल टू 6 पाई, कितना कितना फोर्थ ऑसिलेशन का स्टार्टिंग है ना, दिस इज बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ऑसिलेशन,
right? So theta equal to 0, particle is at mean at the beginning of first oscillation. Theta equal to 2 pi, particle is again at mean at the beginning of second oscillation. Theta equal to 4 pi, the particle is again at mean at the beginning of third oscillation. Theta equal to 6 pi, the particle is again at mean at the beginning of fourth oscillation. मतलब 0 से लेके 2 पाई तक पहला ऑसिलेशन होता है, 2 पाई से लेके 4 पाई तक सेकंड होता है, 4 पाई से लेके 6 पाई तक थर्ड होता है, 6 पाई से लेके 8 पाई तक ये फोर्थ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। तो ये हो गया पहला केस खत्म। देन सपोज ये हमने पहला एग्जांपल लिया। नंबर 2, लेट अस से कि फेज जो है वो है पाई बाय 2। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, राइट एक्सट्रीम। so theta equal to pi by 2 implies if theta equal to pi by 2 then x equal to plus a, right extreme मतलब x equal to plus a, right? Particle is in its first oscillation and now will move toward left, right? नहीं left, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इससे आगे जा नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा, वापस जाएगा, वापस मतलब कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। So if theta is pi by 2 then x equal to plus a, which implies, which means particle is in its first oscillation and will move, क्या move होगा, towards right नहीं, towards left, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट था, राइट? तो उसके और राइट में जा नहीं सकता, कहाँ आएगा फिर, लेफ्ट में। देन सिमिलरली अगर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2 पाई आया, तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई का मतलब क्या होता है, लुक कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, पाई बाय 2 मतलब यहाँ पर आ गया, और पाई बाय 2 और पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कितना हो गया, 2 पाई प्लस पाई बाय 2। तो 2 pi plus pi by 2 मतलब particle is again at right extreme, but now it is in its second oscillation and it will move to the left, correct? तो theta equal to pi by 2 plus 2 pi मतलब कितना, 5 pi by 2। particle कहाँ पे है, right extreme, correct? ऑप्शन नंबर क्या है, 2, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। तो ये हो गया केस 2। अब इसको हम डिटेल में लिखेंगे नहीं, वी विल नॉट राइट डाउन इन डिटेल। थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई का मतलब पार्टिकल मीन से स्टार्ट होके राइट एक्सट्रीम पे जाके वापस मीन पे पहुंच गया, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो 2 पाई बाय 2 मतलब कितना, पाई। तो व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस, हाफ ऑसिलेशन, यस, लेकिन हाफ मतलब अभी भी पहले ऑसिलेशन में है, मतलब एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। तो थीटा इक्वल टू पाई मतलब द पार्टिकल इज अगेन एट इट्स मेन पोजीशन इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन एंड विल मूव टुवर्ड लेफ्ट। थीटा इक्वल टू 0 में कहाँ था, मेन पे था, ऑसिलेशन क्या था, पहला था, लेकिन कहाँ जा रहा था, राइट में। तो थीटा इक्वल टू पाई का मतलब क्या है, मीन पे है, लेकिन कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। So theta equal to pi means the particle is again at its mean position in its first oscillation, but it will now move towards left. हम इसको ज्यादा डिटेल में लिखने नहीं वाले, लेकिन रिमेम्बर अगर इसमें मैंने 2 पाई ऐड कर दिया, तो व्हाट डू यू मीन बाय एडिंग 2 पाई, एक चक्कर खत्म और आधा चक्कर लग गया है, मतलब the particle is again at mean, but this time it is in its second oscillation and it will move towards here. तो 3 पाई मैंने इसलिए पहले बता दिया था, 0 से 2 पाई कौन सा ऑसिलेट होता है, फर्स्ट। 2 पाई से 4 पाई कौन सा होता है, सेकंड। तो ये क्या है, 3 पाई, ये 2 पाई और 4 पाई के बीच में है क्या, ये, तो कौन सा ऑसिलेशन है, सेकंड, सिंपल, इट इज सेकंड ऑसिलेशन। गुड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और 2 पाई ऐड करता हूँ, 5 पाई, थर्ड ऑसिलेशन, कहाँ है पार्टिकल, मीन पे, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, टू द लेफ्ट। देन नंबर 4,
पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे आया, पाई हो गया और वापस पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू। कितनी बार पाई बाई टू? 3 बार पाई बाई टू। तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू मतलब 270 डिग्रीज। Particle is still in its first oscillation, but it is now at left extreme. Left extreme मतलब x equal to -a। अब जाएगा कहाँ पे? राइट में, करेक्ट। तो थीटा मतलब phase equal to 3 pi by 2 means the particle is at its left extreme in its first oscillation and will go toward right now। इसमें अगर 2 pi ऐड करते हैं, इसमें अगर 2 पाई ऐड करते हैं तो सेकंड ऑसिलेशन कहाँ पे? x इक्वल टू -a। अब कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। तो इसका मतलब एक ऑसिलेशन में कितना एंगल कवर हो रहा है? 2 पाई। हर एक ऑसिलेशन में 2 पाई। गुड। तो वापस मैं बताता हूँ, थीटा इक्वल टू 0, फेज 0, पार्टिकल एट मीन at the beginning of first oscillation and it will go to the right। Theta equal to 2 pi। The particle is again at mean at the beginning of second oscillation, it will go to the right। Theta equal to 4 pi। The particle is again at mean at the beginning of third oscillation and will go to the right। Theta equal to pi by 2। The particle is at right extreme in its first oscillation and will go to the left। Theta equal to pi by 2 plus 2 pi। मतलब 5 pi by 2। The particle is at right extreme in its second oscillation and it will go to the left। Theta equal to pi। The particle is at mean position in its first oscillation and will go to the left। Theta equal to 3 pi। The particle is again at mean but in its second oscillation and will go towards left। Theta equal to 3 pi by 2। The particle is at left extreme in its first oscillation and it will go towards right। Correct? 3 pi by 2 plus 2 pi। Second oscillation left extreme and will go towards right। Good। तो ये सारा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। So that is why we say that phase gives all the information. It tells you everything about oscillation। ये आपको डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता रहा है, ये आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला फेज एंगल इज 9 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये सारे मेन पोजीशंस है। पाई मतलब पहला ऑसिलेशन, 3 पाई सेकंड, 5 पाई थर्ड, 7 पाई फोर्थ, 9 पाई फिफ्थ। और कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट। The particle is to the left, is going to the left now। यहाँ तक clear? Good। So have you understood everything about phase? So if I tell you phase is 4 pi, तो particle के कितने oscillation complete हो गए? पहले 2 complete हो गए, अभी कौन सा चालू होगा? थर्ड। तो 0 to 2 pi 1 oscillation, 2 pi to 4 pi second, 4 pi to 6 pi third। If I tell you phase angle is 16 pi, तो कितने कंप्लीट हुए और कौन सा स्टार्ट होगा? 8 कंप्लीट हुए एंड 9th विल स्टार्ट नाउ। 22 pi 11, 28 pi 14। मतलब आप क्या कर रहे हो? डिवाइड बाय 2 pi करते जा रहे हो। तो 2 pi अपॉन 2 pi एक चक्कर खत्म, 4 pi अपॉन 2 pi दूसरा खत्म, 6 pi अपॉन 2 pi तीसरा खत्म, 8 pi upon 2 pi fourth done, 30 pi upon 2 pi 15 खत्म। The particle will start its 16th oscillation। Good। तो अभी तक हमने जितना भी सीखा, we'll solve some questions on that and I will give you sufficient time to write down things। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.1 we will complete। एग्जाम्पल 5.1 सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। I will give you sufficient time to write। A body of mass 0.2 kilogram performs linear simple harmonic motion। It experiences a restoring force of 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 centimeter। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको अच्छे से समझ लेना।
हमारे पास जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका मास कितना है 0.2 किलोग्राम। उस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 0.2 न्यूटन, बट अंडर द कंडीशन x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। अब फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब कौन कौन k, स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट इज k, तो k फाइंड करना है। नंबर टू पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब टाइम पीरियड मतलब t। नंबर थ्री बोला है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी when its displacement from the mean position is 1 centimeter। डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर होगा तब क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन बट व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे x के दो वैल्यूज है, यहाँ पे x के दो वैल्यूज है, एक है 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर पे क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन, और एक x का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, वो गिवन डेटा में था, मतलब वो यूज करके क्या फाइंड करोगे फोर्स कांस्टेंट। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, इनिशियली आपको बोला है रिस्टोरिंग फोर्स कितना है 0.2, लेकिन कब है x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और a कहाँ फाइंड करना है 1 सेंटीमीटर पे। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेट अस राइट डाउन व्हिच फॉर्मूलाज वी विल बी रीडिंग। तो नंबर 1 क्या करना है फोर्स कांस्टेंट। अगर आपको याद होगा रिस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज मतलब हम माइनस साइन नहीं लिखते हैं, f इक्वल टू के, तो k इक्वल टू f बाय x। नंबर 2 टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा था अंडर रूट ऑफ k बाय m, k आप फाइंड कर लोगे, m आपको दिया है, k फाइंड करेंगे ना पहले। And number 3, you are supposed to find out acceleration. It is minus omega square x. लेकिन ओमेगा स्क्वायर इज k by n, ये k by n तो फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिर्फ ये याद रखना दिस इज एट x इक्वल टू 1 और दिस इज एट x इक्वल टू 4, करेक्ट। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, k फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 4 आएगी और a फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 1 आएगा। So now we can find out the answers just by substituting value to k equal to f by x। f था 0.2 और x है 4 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। Therefore k equal to 0.2 और 10 पावर माइनस 2 ऊपर आके 10 पावर प्लस 2 मतलब 100 अपॉन 4, 20/4 मतलब कितना 5, कितना 5, और ये क्या है फोर्स अपॉन डिस्टेंस मतलब न्यूटन पर मीटर। तो k की वैल्यू मिली। नंबर 2 क्या फाइंड करना था हमको, नंबर 2 टाइम पीरियड, ये था 2 पाई अपॉन रूट ऑफ k बाय n, बराबर। तो 2 पाई अपॉन रूट ऑफ k बाय n, k कितना है 5, n कितना है 0.2, मतलब दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 5, 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1 और वो ऊपर गया तो 50, 0.2 2 इंटू 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 50, 1 जाए 25 और कितना 5, तो 2 पाई बाय 5, 2 by 5 मतलब 4 by 10, 4 by 10 मतलब 0.45 सेकेंड, क्योंकि क्या फाइंड कर रहे थे टाइम पीरियड। नंबर 3 एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर इज k by n, तो a इक्वल टू k by n, ये k by n फाइंड किया ना आपने, कितना था 25 नहीं 25 था वो, ये है 5, ये है 0.2 और x की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2, देन a इक्वल टू माइनस 5, 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 और यहाँ पे 10 पावर माइनस 2, बराबर। यहाँ तक क्लियर।
5/2 कितना 2.5, 10 पावर -2 और 10 पावर -1 मतलब 10 पावर -1 मतलब कितना -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। डन। क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.2, a particle performs linear simple harmonic motion of period 4 seconds. तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 4 सेकेंड दिया है, एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। वी हैव अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिर्फ इतना है कि इन दिस केस the particle is starting its motion from extreme position। क्यों ऐसा बोला है वहां पे, और आपको क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है और एम्पलीट्यूड दिया है। तो अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर ये समझ में आया तो आने वाला अगला क्वेश्चन भी समझेगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। पार्टिकल परफॉर्म्स एसेशन ऑफ पीरियड 4 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from positive extreme position। ये होता है A, maximum displacement from mean position is A। Particle is traveling from extreme position। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ गया। सपोज द पार्टिकल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बोला है ना 1 सेंटीमीटर, बोला है 1 सेंटीमीटर। यस, मैं टेम्पररीली इस 1 सेंटीमीटर को बोलता हूँ एक्स डैश। टेम्पररीली हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, मीन से। कहाँ से करते हैं, मीन से। तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो डू यू सी फ्रॉम डायग्राम एक्स प्लस एक्स डैश इज ए, देयरफॉर एक्स प्लस एक्स डैश इज ए। इसका मतलब एक्स क्या आएगा, ए माइनस एक्स डैश। गुड, where x dash is the distance covered by the particle from extreme position and x is the distance measured from mean position। अब हम गिवन डेटा लिख लेंगे। तो गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले दिया था टाइम पीरियड 4 सेकेंड, एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर, एक्स डैश की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। तो एक्स आएगा a माइनस एक्स डैश मतलब 4 माइनस 1 मतलब कितना 3 सेंटीमीटर। तो दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट। मतलब डी पोजीशन से 1 सेंटीमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा। पार्टिकल का मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन से जब मोशन स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। क्योंकि पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से, और x हमेशा कहां से मेजर होता है, मीन से। डजंट मैटर पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। करेक्ट। तो पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल देन। तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t हमको फाइंड करना है t, मतलब पार्टिकल को x डैश 1 सेंटीमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा। x की वैल्यू कितनी फाइंड किया आपने, 3 सेंटीमीटर। a कितना था, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल। ओमेगा दिया है क्या, नहीं, लेकिन ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। कहां से आया, टाइम पीरियड अगर 2 पाई बाय ओमेगा है तो ओमेगा क्या आएगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू टी।
4 को यहाँ शिफ्ट कर लो, 3/4 इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना दिया है 4, 4 1 जा एंड 2 जा, मतलब π/2। व्हाट इज cos π/2? 0 लिखना नहीं, ये साथ में t है तो 0 नहीं है, तो ये t को छोड़ मत देना, नहीं तो होता क्या है, ले π/2 और t को लिख देते बाहर, ऐसा लगता है कि cos के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, cos ऑफ π/2 0 मत लिखना, ये cos ऑफ πt/2 है, क्या है ये πt/2, 2 पाई बाय टाइम पीरियड तो 4, तो 1 and 2 का π/2 और मल्टीप्लाइड बाय t, तो πt/2, 3/4 is 0.75, तो cos ऑफ πt/2। अब जिन्होंने रे ऑप्टिक्स 11th स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक्स का जेई नीट का कोर्स किया था, है कोई यहाँ पे, डजंट मैटर, वहां पे भी एक न्यूमेरिकल था जिसमें हमको डायरेक्टली 0.75 ये होता है cos ऑफ 41 डिग्री ऐसा दिया था, तो व्हाट इज 0.75 cos ऑफ 41 डिग्री, मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, क्योंकि 41 डिग्री इसका कॉस कितना है 0.75, तो 0.75 मतलब cos ऑफ 41 डिग्री इक्वल टू cos ऑफ πt/2, लेफ्ट साइड में डिग्री राइट साइड में रेडियन, चलता है क्या ऐसा, नहीं, तो व्हाट इज पाई रेडियन इन डिग्री 180/2 और t, सिर्फ पाई की जगह पे क्या लिखा हमने 180, 1 जा एंड 90 जा, cos गया, तो 41 इक्वल टू 90t बराबर, तो t इक्वल टू 41/90 और ये आता है 0.45 सेकेंड, 41/90 is 0.45, 41/90 is 0.45। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आया, मैं सिंपल रूल बताता हूँ, 41 को मान लो 42, 90 को लिख लो 9 into 10, 3 का टेबल बता, 3 का टेबल 14 बराबर, करेक्ट, 14/10 कितना है 1.4, 1/3 कितना है 0.3333, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे अगर तो आपको मिल जाएगा 0.45 0.46 के आसपास, गुड, यहाँ तक क्लियर, तो 14/10 is 1.4, correct, right, and then you have 3 here, so 1.4 और 1/3 is 0.33, 14 का कितना अभी तो बताया आपने 42, तो ये 0.42 रफली कितना आ रहा है 0.42, एग्जैक्ट कितना आता है 45.45, तो देखो कैसा आता है वो 41/90, 41 डिवाइडेड बाय 90 कितना आया 0.4555, हमने क्या लिखा था 0.45, एग्जैक्ट कितना है 0.46, आंसर क्या है करेक्ट, समझ में यहाँ तक, x इक्वल टू एक और देखिए यूज किया, बिकॉज़ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, और x की वैल्यू क्या था इनकी 3, एक कितना था 4, टाइम पर कितना है 4, करेक्ट, तो यहाँ पे 0.75 मतलब cos ऑफ 41 डिग्री, और पाई की जगह पे क्या लिखा 180, एंड बाय सॉल्विंग यू गेट 0.45 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us go ahead with next question, तो ये x plus x dash equal to a, ये जनरल फॉर्मूला याद रखो, तो अगला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होगा। एग्जांपल 5.3, a particle performing linear simple harmonic motion with period 6 सेकंड, मतलब टाइम पीरियड कैपिटल टी की वैल्यू 6 सेकंड है, is at positive extreme at t equal to 0, t equal to 0 मतलब इनिशियल टाइम पे पार्टिकल कहाँ था पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन कैसे हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब x इक्वल टू प्लस ए, मतलब x इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये फॉर्मूला यूज होगा, राइट,
The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position. This मतलब कौन सा extreme position at time t equal to 7 seconds before reaching the mean position. Find the amplitude of ascension. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. ऐसा क्वेश्चन है, पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, राइट एक्सट्रीम. तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वॉज एट x इक्वल टू a प्लस a. 7 सेकेंड के बाद इट इज फाउंड टू बी कहाँ मिला ये 7 सेकेंड के बाद, इट इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर. ये 3 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर किया हमने, एक्सट्रीम से. तो ये डिस्टेंस मतलब कौन है, x डैश है. वेरी गुड. और मीन से इस पार्टिकल का पोजीशन कौन है, x है. एक्सेलेंट, दिस इज x. एंड ये टोटल डिस्टेंस क्या है, a है. वेरी गुड. so this is nothing but a. तो अब गिवन डेटा के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड है 6 सेकेंड, x डैश है 3 सेंटीमीटर. तो a which is x plus x dash, from here x will be equal to a minus x dash, a minus x dash. मतलब x will be equal to a minus 3 क्योंकि x dash is 3. बराबर. वहां पे पहले 1 सेंटीमीटर था तो a minus 1, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तो a minus 3, 5 बोला होगा तो a minus 5, 8 बोला होगा तो a minus 8. तो इन जनरल x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इट्स एम्पलीट्यूड माइनस x डैश. बट ये 3 सेंटीमीटर पे कौन से टाइम पे था, 7 सेकेंड. कैपिटल टी कितना है 6 और स्मॉल टी कितना है 7. तो ये भी इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई टाइम पीरियड. मतलब कैपिटल टी और 3 सेंटीमीटर पे था 7 सेकेंड के बाद, तो स्मॉल टी इज 7 सेकेंड. हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, एम्पलीट्यूड. वेरी गुड. पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, राइट एक्सट्रीम. तो पार्टिकल जब इनिशियली राइट एक्सट्रीम पे था तो x इक्वल टू a क्रॉस ओमेगा टी. गुड. तो सॉल्यूशन में हम सिर्फ इतना लिखने वाले हैं कि x इक्वल टू a क्रॉस ओमेगा टी है ना. x कितना आया, a माइनस 3 इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू स्मॉल t. a माइनस 3 और इस a को कर लिया शिफ्ट, तो a माइनस 3 अपॉन a इक्वल टू cos ऑफ 2 pi by this time period t is 6 and small t is 7. 1 का and 3 का. तो इसको भी a by a, what is a by a, 1 minus 3 by 8 equal to cos of 7 pi by 3. अब इसके आगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो यू शुड नो cos ऑफ, मैं जो बता रहा हूँ अच्छे समझ लो, सीधी जेई में बहुत सामने आएगा. हमेशा याद रखो, अगर आपको cos ऑफ सम एंगल प्लस थीटा हो, अगर cos ऑफ पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, इन शॉर्ट cos ऑफ n पाई प्लस थीटा हो, तो cos का हमेशा रहता है cos, साइन का हमेशा रहता है साइन. राइट. देन अगर cos ऑफ n पाई बाय 2 है, जैसे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, तो मैंने अब n बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा n नहीं लिख सकते आप क्या कर सकते हो, यू शुड नो n की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू ऑड, क्या लेंगे n की वैल्यू ऑड. अगर ऑड नहीं आता आपको करना, सपोज इफ यू डोंट नो, तो एक काम करो, यहाँ पे नाम चेंज कर दो n और बोल दो n इज ऑड इंटीजर. 1 3 5 7 9 11, तो
π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। तो cos ऑफ m π/2 प्लस थीटा ये हमेशा बनता है साइन, और साइन ऑफ m π/2 प्लस थीटा बनता है cos। सिर्फ चेक करना कि ओरिजिनल फंक्शन उस गिवन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा कुछ आया cos ऑफ 2π प्लस थीटा, तो cos का cos रहेगा, ये तो पक्का है। cos का क्या रहेगा cos, क्योंकि 2π प्लस थीटा है। देन अगर आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, और ये एंगल है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π। 2π प्लस थीटा मतलब वापस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2π प्लस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में सभी कौन है पॉजिटिव, तो ये कौन आएगा गुड। अगर मैंने ऐसा लिखा होता cos ऑफ पाई प्लस थीटा 0 π/2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखोगे cos ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। गुड। ऐसा क्यों हमको पता होना चाहिए, द रीजन इज जो cos ऑफ 7π/3 आप लिख रहे हो, इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ, अब यहाँ पे भी स्प्लिटिंग कैसे करना सीख लेना, नीचे ऑड ऊपर ऑड, इसमें एंगल्स को सेपरेट कैसे करते हैं, तो इसका इवन पार्ट अलग करो, मतलब 6π प्लस पाई लिख सकते हैं क्या ऐसा, तो 1 - 3/8 cos of 6π/3 plus π/3, तो 1 - 3/8 cos of 6π/3 is 2π plus π/3। यहाँ तक क्लियर। गुड। What is cos of 2π plus theta? Cos theta, right? So what is cos of 2π plus π/3? Cos of π/3, क्योंकि थीटा क्या आ गया π/3, और cos of 2π plus theta is cos theta। π/3 मतलब कितना एंगल 60 डिग्री, cos of 60 कितना होता है 1/2। इसको यहाँ शिफ्ट करो तो वहाँ शिफ्ट करो, 1 - 1/2 इक्वल टू 3/8, 1 - 1/2 is 1/2 equal to 3/8। How much is 8? 6 सेंटीमीटर। डन। तो हमको यही फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, एम्पलीट्यूड मिल गया 6 सेंटीमीटर।